देखिए 3 स्टैंडर्ड हमने कवर कर लिए हैं। AAC जो कि पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर AAC के 3 स्टैंडर्ड कवर कर लिए हैं। अब चौथा स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं हम। चौथा स्टैंडर्ड में अभी तक जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पढ़ रहे थे वो थोड़े कम थे। इसमें A से लेके G तक यानी कि लगभग 7 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। A B C D E F G, मैं करेक्ट हूँ, 7 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं AAC 4 में। अब ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है मेनली इनिशियल असेसमेंट। एक तो हो गया इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट का मतलब क्या है? जो पेशेंट हमारे पास आया उसको हमने जांचा, उसको हम इनिशियल असेसमेंट कहते हैं। दूसरा मेन जो पॉइंट है इसमें वो बात करता है प्लान ऑफ केयर। ये मेन इस स्टैंडर्ड के पॉइंट्स हैं, इनिशियल असेसमेंट एंड प्लान ऑफ केयर। इनिशियल असेसमेंट मतलब पेशेंट को जांचना स्टार्टिंग में, उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? एग्जामिनेशन, पेशेंट का हिस्ट्री, वाइटल्स, प्रोविजनल डायग्नोसिस, पेशेंट को कोई ड्रग एलर्जी या कोई फूड एलर्जी या किसी और चीज़ से एलर्जी, वो सब चीज़ें हम इसमें मोटा मोटा इनिशियल असेसमेंट में कवर करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इसका कहता है जो कि A है, AAC 4 का A, वो बात करता है डॉक्यूमेंटेशन की, कि ये जो इनिशियल असेसमेंट है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और एक प्रॉपर इसका फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। NABH जो है वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करता है कि हमने उसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है कि नहीं। सो वो मेनली 3 फॉर्मेट की यहाँ पर बात करता है। OPD पेशेंट्स, IPD पेशेंट्स, OPD मतलब आप समझते ही होंगे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, IPD पेशेंट्स आप समझते होंगे इन पेशेंट डिपार्टमेंट, एंड ER पेशेंट यानी कि इमरजेंसी पेशेंट। इन 3 कैटेगरीज के लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होने चाहिए। जैसे इमरजेंसी में हम ट्राइज कवर करेंगे, ट्राइज का कोड होता है, ट्राइज के बारे में हम आगे बात कर लेंगे। ठीक है, ट्राइज के बारे में डिटेल में आगे बात कर लेंगे। और वो बात करते हैं कि डे केयर पेशेंट्स के लिए भी हम एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट इनिशियल असेसमेंट के लिए रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, तो ये तो हो गया फॉर्मेट्स की बात। अब वो कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट पहले ही हो रखा है, मान लीजिए इमरजेंसी में पेशेंट का असेसमेंट कर दिया, ठीक है, पेशेंट इमरजेंसी में आया, उसका इनिशियल असेसमेंट हो गया डिटेल्ड में, तो जब पेशेंट एडमिट होगा, IPD में जाएगा, तो उसको दोबारा से डिटेल्ड में असेसमेंट करने की अगर ज़रूरत नहीं लग रही है तो ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा डॉक्टर को कि प्रीवियस असेसमेंट के बेसिस पर आप फर्दर प्लान बना सकते हैं। तो इस टाइप से करके अब्रिज्ड कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। सो ये चीज़ क्लियर है। नाउ अब बात आती है कि जो इनिशियल असेसमेंट है, ये डॉक्यूमेंटेशन तो होगा, बट हु विल डू, कौन करेगा? तो इसके लिए NABH कहता है कि इनिशियल असेसमेंट जो है वो क्वालिफाइड पर्सनल आपके हॉस्पिटल में जो भी है, जिसको आप असाइन करेंगे या प्रिविलेज देंगे, वो इनिशियल असेसमेंट करेगा। ये आपका इनिशियल असेसमेंट पॉलिसी में डिफाइन होना चाहिए। सो वन मोर थिंग, जैसे हर स्टैंडर्ड में हमें पॉलिसी चाहिए होती है, तो हमें इनिशियल असेसमेंट की भी
एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिस पॉलिसी में हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा हु विल डू द इनिशियल असेसमेंट। बेसिकली मेन जो होता है उसमें डॉक्टर, वो क्वालिफाइड होना जरूरी है, तो मिनिमम MBBS क्वालिफाइड, और नर्सेज जो कि GNM या BSc नर्सिंग, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा आपके हो सकते हैं डाइटिशियन, ठीक है। तो अगर आपके हॉस्पिटल में डाइटिशियन अवेलेबल है तो डाइटिशियन वी कैन ऑल्सो डू ऑन OPD बेसिस एज वेल एज इन IPD बेसिस इनिशियल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। ये है आपका इनिशियल असेसमेंट का क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट कि कौन इनिशियल असेसमेंट कर सकता है, उसको आपको पॉलिसी में भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनिशियल असेसमेंट जो है, अच्छी बात है हम करेंगे, डॉक्यूमेंट भी करेंगे, कौन करेगा ये भी हमने पढ़ लिया। अब बात आती है मेन चीज, टाइम फ्रेम, कितनी देर में हो जाना चाहिए इनिशियल असेसमेंट। अगेन जैसे कि 3 कैटेगरी थी, हमने बात की थी इमरजेंसी, IPD, OPD, तो ये हमारा डिफाइंड होना चाहिए कि हमारा इनिशियल असेसमेंट इमरजेंसी में, IPD में भी 2 कैटेगरी हो सकती हैं। एक है वार्ड का पेशेंट यानी कि नॉन क्रिटिकल, समझ रहे हैं, एक नॉन क्रिटिकल पेशेंट हो गया, जैसे वार्ड का पेशेंट हो गया, डे केयर पेशेंट हो गया। एक हो गया क्रिटिकल पेशेंट, जैसे ICU का पेशेंट, CCU का पेशेंट। तो इनके लिए जो इनिशियल असेसमेंट कंप्लीट होने का टाइम जो है वो कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए। इमरजेंसी पेशेंट है तो जल्दी इनिशियल असेसमेंट हो जाना चाहिए, मान लीजिए 5 मिनट्स, हम टाइम फ्रेम रख सकते हैं। आप अपने हॉस्पिटल में पेशेंट लोड के हिसाब से इसको 5 to 7 मिनट्स के करीब रख सकते हैं, बट ये भी नहीं कि आप इसको 15 मिनट कर दें। अगर 15 मिनट में इनिशियल असेसमेंट हो रहा है पेशेंट का तो फिर इमरजेंसी केयर नहीं कह सकते उसको, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। 5 to 7 मिनट्स, किसी जगह 10 मिनट्स भी रख लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा लोड है तो, बट इससे ज़्यादा नहीं। आप क्रिटिकल पेशेंट्स हैं तो उसका इनिशियल असेसमेंट का टाइम भी इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वार्ड वाले पेशेंट से कम। तो मान लीजिए जनरली जो हॉस्पिटल्स में रखते हैं 15 मिनट का इनिशियल असेसमेंट टाइम रख लेते हैं। वार्ड में आप जो है आप 20 से 30 मिनट्स एज पर पेशेंट लोड, एज पर योर स्टाफ अवेलेबिलिटी, आप इतना इनिशियल असेसमेंट टाइम लगभग रख सकते हैं। तो ये जो इनिशियल असेसमेंट टाइम है ये अगेन OPD का क्या है, IPD क्या है, इमरजेंसी पेशेंट का क्या है, ये हमारी इनिशियल असेसमेंट पॉलिसी में अच्छे से डिफाइन होना चाहिए और देन उसको फॉलो भी करना है। फॉलो कैसे करेंगे, हमारा जो फॉर्म होगा जिसकी मैं फॉर्मेट की बात कर रहा था, फॉर्मेट या फॉर्म इनिशियल असेसमेंट का, उसमें टाइम जो है इनिशियल असेसमेंट टाइम वो कैप्चर भी होना चाहिए। तो जो बातें हो रही है वो सब फॉर्म में कैप्चर होना चाहिए। जैसे हमने बात करी कि क्वालिफाइड डॉक्टर करेगा तो डेफिनेटली उस डॉक्टर के साइन होना चाहिए, उसमें डेट होना चाहिए, टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ इनिशियल असेसमेंट एंड डॉक्टर का नेम। सेम वे नर्सेज को भी इनिशियल असेसमेंट करना होगा, तो नर्सेज के इनिशियल असेसमेंट के लिए भी सेम नर्स का नाम, डेट, टाइम एंड साइन। हम फॉर्मेट नर्सेज का इनिशियल असेसमेंट का, डॉक्टर का इनिशियल असेसमेंट का अलग अलग रखेंगे। सो ये जरूरी चीज है। दूसरा, फॉर्म में पेशेंट का इनकमिंग टाइम और पेशेंट का कंप्लीशन टाइम ऑफ इनिशियल असेसमेंट, ये भी मेंशन होना चाहिए। तभी हम इनिशियल असेसमेंट को कैप्चर कर सकते हैं कि पेशेंट कितने बजे आया और उसके बाद
कितने बजे डॉक्टर ने पेशेंट को चेक कर लिया, ठीक है, उसका असेसमेंट कर लिया। सेम नर्सेज का, तो इनिशियल असेसमेंट में टाइम फ्रेम तो हमें डिफाइन करना है, फिर उसको कैप्चर भी करना है कि क्या हम अपना इनिशियल असेसमेंट टाइमली कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है हमारे सेटअप में या स्टाफ की कमी है, वॉटएवर। तो इसके इंडिकेटर भी होता है एनईबीएच में। इंडिकेटर को हम 6 चैप्टर में पीएसक्यू में पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी मैं बेसिक आपको इसका इंडिकेटर का ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड को आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वालिफाइड पर्सन करेंगे, टाइम फ्रेम डिफाइंड होगा, टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना है। एंड इनिशियल असेसमेंट का साइन का मैंने बता दिया कि उसमें डॉक्टर के, नर्सेज के साइन, डेट, टाइम, नोट्स, नेम, ये सब चीज़ें मेंशन भी होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखते रखते हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो इनिशियल असेसमेंट है वो जो है 24 आवर्स विदिन, कितना, विदिन 24 आवर्स जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाना चाहिए पेशेंट के एडमिशन होने के बाद। इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज़ क्लियर रखिए। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या था इस स्टैंडर्ड में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लान ऑफ केयर। अब जब इनिशियल असेसमेंट हो गया, पेशेंट की जांच हो गई, अब क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे डेफिनेटली। तो वही प्लान ऑफ केयर है, जिसको केयर प्लान भी बोलते हैं या प्लान ऑफ केयर भी बोलते हैं। अगेन नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए केयर प्लान अलग अलग फॉर्मेट होंगे, ठीक है। नर्सेज का अलग होगा, डॉक्टर का अलग होगा। अब केयर प्लान में क्या हम बात करेंगे, अगेन इनिशियल असेसमेंट हमने कर लिया, पेशेंट का हिस्ट्री हमारे पास आ गया, प्रोविजनल डायग्नोसिस हमारे पास आ गई, पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है या नहीं है वो चीज़ हमारे पास आ गई, हमें डिटेल्स मिल गई, ठीक है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स, अगर कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं पेशेंट्स का, किसी चीज़ों का ध्यान रखने का, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ भी हमें पता चल गया इनिशियल असेसमेंट के दौरान। तो उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें नोट डाउन करने के बाद हम उसका केयर प्लान डिफाइन करते हैं कि पेशेंट, केयर प्लान का मतलब समझ लीजिए सिंपल, कि पेशेंट जो आया है उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा या मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। सो सर्जरी होगी तो सर्जरी का डिटेल, और अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो वो डिटेल। एक तो ये चीज मेंशन होगी हमारे प्लान ऑफ केयर में। इसके अलावा टेंटेटिव आउटकम, वो भी डॉक्टर को मेंशन करना होगा। सेम वे नर्सिंग स्टाफ को इवेल्युएशन करना होगा, पेशेंट्स का केयर प्लान बनाना होगा बेस्ड ऑन दी असेसमेंट। तो ये चीज़ क्लियर है आपको। अब अगेन केयर प्लान का भी फॉर्मेट होगा डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया उसमें क्या क्या पैरामीटर होंगे। केयर प्लान भी जो है वो कौन करेगा, क्वालिफाइड स्टाफ ही बनाएगा इसको भी। सो इनिशियली जो है इसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है एनईबीएच की, कि इनिशियली डॉक्टर जो ड्यूटी डॉक्टर है, डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो कि एमबीबीएस क्वालिफाइड है मान लीजिए ओनली, वो केयर प्लान बना सकता है। उसके बाद साइन करेगा, डेट लिखेगा, टाइम लिखेगा, नेम लिखेगा, फाइन। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये जानने की है कि इसको विद इन 24 आवर्स जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट है जिसके अंडर पेशेंट को हम एडमिट कर रहे हैं, उनके साइन होना जरूरी है। सो केयर प्लान मस्ट बी signed, named, dated, timed within 24 hours by treating
कंसल्टेंट, यानी कि जिस कंसल्टेंट के अंडर पेशेंट को एडमिट किया गया है उस डॉक्टर के साइन होना जरूरी है प्लान ऑफ केयर में। इतना क्लियर हो गया आपको? ठीक है। सो इसमें अभी तक हमने जो कवर कर लिए मोटा मोटा ए से लेके एफ तक। अब जो जी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो नया ऐड किया गया है। इसमें यह भी बात हो रही है कि जो केयर प्लान है उसमें अगर कुछ एडिशनल केयर पेशेंट्स को देना है तो उस बारे में भी बात हो। ठीक है, कोई पेशेंट है जिसको एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज अगर कुछ उसको ट्रीटमेंट देना है, उसकी एज की वजह से, है ना, उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो क्या एडिशनल केयर का ध्यान रखना है वो चीज़ भी इस बार ऐड की गई है NABH के AAC 4 स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो डिस्चार्ज नीड्स भी हम इसमें कवर कर सकते हैं। सो ये है आपका AAC 4 के सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ए से लेके जी तक जो मैंने आपको कवर किया। इसके बाद नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।